अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नाम है जी किंगडम प्रोक्रियाटी, दैट इज़ आल्सो नोन एज किंगडम मोनेरा, जिसे हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। हम अगर प्रोक्रियाट्स की बात करें तो प्रोक्रियाट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? प्रोक्रियाट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोक्रियाटिक सेल्स होते हैं। और प्रोक्रियाटिक सेल्स का क्या मतलब? प्रो का मतलब होता है, इनकी लिटरल मीनिंग देखें तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, क्रियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ये कि न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म, और न्यूक्लियस जो बना है वो एवोल्यूशन के बाद बना है। ठीक है, इन प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है तो यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म बने हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। According to microbiologists, प्रोक्रियाट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। प्रोक्रियाट्स को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है जी आर्चियोबैक्टीरिया और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया आर आल्सो नाउन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। इन्हें जो है हम एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, कदीम बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया, यू जो है वर्ड ट्रू से निकला है, ट्रू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया, ये सिंपलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। और यू बैक्टीरिया आर द कम्प्लेक्स बैक्टीरिया। और ये सिंपल और कम्प्लेक्स के सेंस में बात कर रहे, इसकी बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके सेल हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ठीक है, उस बेस पे ये बात करें, इनके अंदर स्ट्रक्चर्स कम हैं और यू बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। आर्चियोबैक्टीरिया आर आल्सो नाउन एज प्रिमिटिव प्रोक्रियाट्स। ठीक है, प्रिमिटिव प्रोक्रियाट्स भी हम इनको कहते हैं। और यू बैक्टीरिया इवॉल्व फ्रॉम आर्चियोबैक्टीरिया। ठीक है, आर्चियोबैक्टीरिया की एवोल्यूशन हुई है तो यू बैक्टीरिया बने हैं। और यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, लेक पेप्टाइडोग्लाइकन। और उसके बाद जो यू बैक्टीरिया हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। पहले ये एक ख़्याल था लोगों के जहन में कि यहाँ पे कोई स्मॉल क्रिएचर या स्मॉल मखलूक हैं, जो बहुत छोटी हैं, जो जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती और जो डिजीज़ काज करती हैं। और ये ख़्याल लोगों का उस टाइम तक रहा जब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो उनको पता लगा हाँ यहाँ पे क्या है, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे हमने डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़ने हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या है। और हम बात करेंगे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ लीवन वेन हॉकी। तो इसने सबसे पहले माइक्रोब्स को देखा था, ये रिपोर्ट किया था। और माइक्रोब्स कौन से, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की और प्रोटोजोन्स की। ठीक है, और उसने किसका इस्तेमाल किया था? ही यूज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके माइक्रोब्स को देखा था? तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। और उसके बाद जब लोग इससे पूछते थे कि माइक्रोब्स कैसे हैं और वो दिखते कैसे हैं, तो उनको ड्रा करके भी, उनको जो है सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके भी बताता था। और इसने इनको कहा था ये स्मॉल क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम एनिमलकुलस कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी एनिमलकुलस क्या होता है? आपने इसको याद रखना है कि स्मॉल क्रिएचर्स जो हैं उन्हें हम एनिमलकुलस कहते हैं। और जहाँ भी वर्ड कुलस का आता है, हाँ, उसको वो मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल चीज़ के लिए बात करता है। इसने सबसे पहले ये जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं इनको रेन के अंदर देखा था। और उसके बाद इनकी जो कन्फर्मेशन की थी वो सलाइवा के अंदर भी पाए जाते हैं, विनीगर के अंदर भी पाए जाते हैं, और इन्फ्यूजन्स वगैरह के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जी, वो है लुइस पास्चर। और हमने ये देखना है कि लुइस पास्चर की क्या कंट्रीब्यूशन है। इसने एंटोनी वन लीeuwenhoek का जो काम था उसकी कंफर्मेशन की थी। उसने बताया था कि हाँ यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और ही आल्सो हैड लॉट ऑफ डिस्कवरीज इन मेडिसन्स इन माइक्रोबायोलॉजी। और इसकी ग्रेट अचीवमेंट्स की बात करें तो ही डिवेल्प अ वैक्सीन। और किसके अगेंस्ट वैक्सीन डिवेल्प की थी? एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स कहते हैं बड़े बुखार को, जो मोस्टली एनिमल्स में होता है। रेबीज़ कुत्ते के काटने की वजह से होती है। और कॉलरा कहते हैं जी, कॉलरा कहते हैं हेज़े को। ही आल्सो डिवेल्प अ टेक्निक ऑफ पॉस्चराइजेशन। और पॉस्चराइजेशन की बात करें, पॉस्चराइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड को हीट किया जाता है, जो भी माइक्रोब्स उनको किल कर दिया जाता है और फिर उनको
एक कंटेनर के अंदर पैक कर दिया जाता है ताकि वहाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो सके। और उसके बाद इसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी बताया था जिससे हम अल्कोहल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और इसने ये बात भी बताई थी कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज़, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियाँ कैसे काज होती हैं। उसके बाद है हमारे पास आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कूच। और रॉबर्ट कूच की क्या कंट्रीब्यूशन है, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया और दैट बैक्टीरिया लुक लाइक रॉड शेप, उनकी जो शेप थी वो रॉड शेप थी और विद स्क्वेरिशेंट, ये ऐसे थे, ये इस तरह के बैक्टीरिया थे, ठीक है, स्क्वेरिशेंट ये इस तरह में। और उन बैक्टीरिया को कहा जाता है बेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। और ये क्या कहा करते हैं, दीज बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, और कॉलरा, मैंने आपको बताया कॉलरा हेज है। इसने ये रॉड शेप बैक्टीरिया सबसे पहले एक शीप थी जो मर गई थी, किसकी वजह से, एंथ्रॉक्स की वजह से, तो उसके ब्लड के अंदर इसने जो है वहाँ पे उसको मिले थे। ही आल्सो फार्मूलेटेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनर जो है पूछ चुका है इस क्वेश्चन के बारे में। और उस जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है उसके 4 मेन पास्टुलेट थे। 4 मेन पास्टुलेट क्या थे? पहला पॉइंट ये है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज़म है जिसके अंदर बीमारी काज होती है और वो बीमारी किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म की वजह से काज होगी और वो ऑर्गेनिज़म वहाँ पाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि हम उस ऑर्गेनिज़म को अलग कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, प्योर कल्चर के अंदर जो है प्योर कल्चर के अंदर हम उसको लैब में आइसोलेट कर सकते हैं या ग्रो करवा सकते हैं उनकी, मतलब वो जो ऑर्गेनिज़म है उसकी हम कॉपीज़ बना सकते हैं, बहुत सारे सेम ऑर्गेनिज़म बना सकते हैं। और ये जो प्योर कल्चर हमने लैब में बनाया, इससे क्या है, इसको हम अगर इंजेक्ट करें किसी भी एनिमल के अंदर, ठीक है, और वो एनिमल्स कौन सा होना चाहिए, सस्पेक्टिबल, मीन कि डिजीज़ काजिंग, उसमें बीमारी लग सकती हो, तो वहाँ पे बीमारी लग जाएगी। अच्छा, तो आप जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर आपने वो डाला प्योर कल्चर, और उस ऑर्गेनिज़म से फिर दोबारा आप उससे क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मेन पॉइंट थे किसके, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की। और उसके बाद इसने कुछ टेक्निक्स भी दी थी ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बाद के किस टेक्निक्स के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आइसोलेशन, आपने उन माइक्रोब्स को, उन जर्म्स को लेना कैसे है, उसके बाद इनोकुलेशन, उनको इंजेक्ट कैसे करना है बॉडी के अंदर, मीडिया प्रिपरेशन, आपने इस मीडिया की प्रिपरेशन लैब के अंदर कैसे करनी है, और प्योर कल्चर की मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद है जी कि हम स्पेसिमन, जो भी स्पेसिमन हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, उसको स्लाइड्स पे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। ये सारे काम जो थे वो रॉबर्ट कोच के थे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।